नमस्कार, मैं संदीप अवस्थी और आप देख रहे हैं मानवी समय। मानवी समय का लोकप्रिय प्रोग्राम किसकी सर और किसकी मात। उत्तर प्रदेश में किसका होगा राज तिलक और किसकी सर और किसकी मात में लोकप्रिय प्रोग्राम है। हम आज बनारस पहुंचे हैं। बनारस में सामने बैठे हुए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि ये बड़े समाज सेवी हैं। तमाम समाज सेवी संगठनों के साथ जुड़े हैं, तमाम समाज सेवी कार्य भी किए हैं। इनसे हम कुछ उत्तर प्रदेश की चुनाव आखिर किस करवट जाएगा और किसकी किसकी जीत और किसकी हार, ये क्योंकि कल चुनाव का 7वां चरण है। आज हम बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जा रही है। जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपको। जी, आपका भी स्वागत। क्या नाम लिखते हैं जैसे? मेरा नाम शरद अवस्थी है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की किसका राज तिलक होगा? राज तिलक योगी जी पहले से ही हैं, उनका राज तिलक पिछली बार हो चुका है और वही राज तिलक कंटिन्यू रहेगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रदेश की जनता विकास के लिए कानून जो व्यवस्था है, जिस तरीके से गरीबों की मदद की गई है, जिस तरीके से कोरोना काल में इतना अच्छा प्रबंधन किया गया है, प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जनता उन्हीं को वापस चुन रही है, बल्कि अब तक चुन चुकी है। क्या लगता है कि जो ये 6 चरण हुए हैं, लगभग क्या मानना रहेगा? 6 चरण में सरकार बन चुकी है, क्योंकि कल आपके वहां चुनाव है। कल 7 तारीख है और 7वां चरण है। क्या लग रहा है? सरकार बन चुकी है। जिन लोगों ने मोदी जी की अभी जो रैली हुई थी, जो रोड शो मोदी जी ने किया था, मेरे ख्याल से उसको देखने के बाद लोगों के मन में अब कोई भी शक और शुबा नहीं है कि आखिरी चरण में क्या होने वाला है। पूर्वांचल पूरी तरीके से मोदी जी के जिस तरीके से मोदी जी ने कार्य किया है, और जो चूंकि वो बनारस के सांसद भी हैं, बनारस की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वो हर बार मोदी जी को जिता करके भेजते हैं, और मोदी जी के रोड शो में कोई भी जाति वर्ग संप्रदाय के लोग नहीं थे, बल्कि सारे ही लोग थे। अगर हम कल की बात करें, कल और परसों की बात करें, तो समाजवादी पार्टी का भी जो है रथ, विजय रथ याद निकला था, उसको भी देखते हुए क्या कहेंगे? क्या लगा? थोड़ी देर का कार्यक्रम था, बाद में 2 घंटे का कार्यक्रम मुश्किल से था और 2 किलोमीटर चले थे अखिलेश जी। रथ यात्रा से गिरजाघर तक गए थे। पतली सी रोड है, भीड़ तो हो ही जाती है बनारस में, और किसी भी नेता को देखने के लिए लोग तो आते हैं, लेकिन कौन सा जो पब्लिक आई है वो किसको देखने के लिए आई है, किसको चुनने के लिए आई है, या किसके प्रति समर्थन है, या जो जन फैलाव जो मोदी जी के जो रोड शो के अंदर था, उससे आप बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते। वो तुलनात्मक बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ा शो था। पब्लिक पूरी तरीके से घरों से, छत से फूलों की बारिश कर रही थी। मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा। तो जिस भी पूरी रोड पे ऐसा मजमा था कि पब्लिक अपने लोकप्रिय नेता को एक तरीके से कह सकते हैं कि सब कुछ अर्पित कर देने के लिए वो वहां पे तत्पर थे। वोट तो एकमात्र एक चीज है जो वो देते ही हैं। विपक्ष का एक बड़ा कहना है कि तमाम सारे कैबिनेट मंत्री लगाए दे रहे हैं, तमाम सारे जो है विधायक, तमाम सांसद, तमाम तरह के लोग जो है बनारस में उतरे हैं। तो क्या लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जिसके पास रिसोर्सेज होंगे वो इस्तेमाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास रिसोर्सेज हैं तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि विपक्ष ने कहा है कि इनका कहना है कि राम कुमार हम कृष्ण को लाएंगे। क्या लग रहा है? अगर उनको लाना होता तो एक बार बोल तो दें। एक बार क्यों नहीं बोल देते कि हाँ ठीक है, हम जीत जाएंगे तो हम मथुरा में मंदिर बनवा देंगे। इन्होंने कहा है, एक बार भी नहीं कहा, खुले मन से कहा है, कभी भी नहीं कहा। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि, और एक बड़े चैनल मैं खुद देख रहा था, उन्होंने ये कहा है कि हमारे सपने में श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं, अगर वो राम को लाए हैं तो हम कृष्ण को लाएंगे। खुले मन से उन्होंने बोला है, खुले निजी चैनल में मैंने खुद देखा है। देखिए, उस पार्टी का इतिहास हिंदुओं को जानने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से कार सेवा के दौरान गोलियां चलवाई गई थी हिंदुओं के ऊपर, कोई भी हिंदू उस चीज को आज तक भूला नहीं है। 550 साल का इतिहास है राम मंदिर के लिए जो संघर्ष हुआ है,
और इतनी सारे लोगों ने उसमें अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। हम केवल यही ना देखें जो 92 के अंदर कार सेवा हुई थी, उसके पहले भी बहुत सारे प्रयास हुए राम मंदिर को मुक्त कराने के लिए। और कई स्टेटमेंट भी है, पुराने पेपर आपने पढ़े होंगे कि उसके अंदर मुलायम सिंह ने खुद ये बोला था कि मैंने गोलियां चलवाई कार सेवकों के ऊपर, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था। तो आज भाजपा की सरकार के अंदर वो मंदिर बन रहा है, जिस तरीके से भव्य दीपोत्सव हो रहा है अयोध्या में, जिस तरीके से अयोध्या का इतना विकास हो रहा है, जैसे वाराणसी के अंदर बाबा विश्वनाथ धाम इतने बड़े मूर्त रूप में जिसने अपना रूप ले लिया है, इतना भव्य बना है, ये देखने के बाद तो मेरे ख्याल से किसी को ये शंका नहीं होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी काम करती है और कौन सी पार्टी केवल हवाबाजियां करती है। तो ये केवल हवाबाजी है कि कृष्ण उनके सपने में आ रहे हैं, सपने में आ रहे हैं तो वादा कर देते ना कि हम बनवा देंगे, मस्जिद हटा करके मंदिर बना देंगे वहां। कहाँ लगता है कि ये हिंदुत्व को मतलब सिर्फ हिंदू ही इसको वोट करेगा, क्या लगता है सिर्फ? और हिंदुत्व भारत का प्राण है, इस बात को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान हमारे देश का नाम है। लेकिन कभी भी किसी भी पार्टी के नेता ने चाहे आपने मोदी को सुना हो या योगी जी को सुना हो, वो सभी लोग ये बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं हमेशा कि 130-140 करोड़ जो भारतीय हैं वो हमारे भाई बहन हैं, और हमेशा योगी जी ये बोलते हैं कि जो 22 करोड़ 24 करोड़ जो यूपी की जनता है वो हमारा परिवार है। अभी एक जल्दी वीडियो योगी जी का वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने हेलीकॉप्टर में बैठ करके दरवाजे से कहा, ये देखो मेरी सभा में बुलडोजर। इसको किस नजर से आप देखते हैं? अच्छी बात है, बुलडोजर हैं, कम से कम आज की तारीख में योगी जी का नाम बुलडोजर वाले बाबा नाम हो गया है। जिस तरीके से जिन्होंने अनाधिकृत कब्जे किए, जिन्होंने दूसरों की प्रॉपर्टी कब्जाई, जिन्होंने एक आम जनता को परेशान किया, तो बुलडोजर माफिया पे चल रहा है ना, उससे तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर समाज यही चाहता है कि समाज में सुख हो, शांति हो, माफियाओं से मुक्त हो, जहाँ जनता सांस ले सके खुली शांत माहौल में। तो वैसा माहौल उन्होंने बनाया है, तो ऐसे बुलडोजर जरूरी हैं और खरीदने चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि कहीं एक बाबा जी का और भी जो है वीडियो हुआ था जो उन्होंने खुले मन से कहा था कि 10 मार्च को गर्मी समाप्त हो जाएगी, हम तो क्या इसको भी ये बयान जो है किस नजर से? देखिए, ये बयान कि गर्मी शांत हो जाएगी, ये एक बात उन्होंने बोली थी। गर्मी उन लोगों की शांत हो जाएगी जो ये सोचते हैं कि हम वापस से प्रदेश को दंगों की आग में झोंक देंगे, जो ये सोचते हैं कि हम वापस से कानून व्यवस्था को पटरी से उतार देंगे, जो ये सोचते हैं कि हम जो विकास का पहिया चल रहा है उसको रोक देंगे। तो ऐसे लोगों की गर्मी तो शांत होनी ही चाहिए। वो अभी भी शांत है, वो शांत ही रहेगी। हम वाराणसी में घूम रहे थे तो लोगों से बात की, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जनता विकास के मुद्दे पे, क्योंकि कल चुनाव है वाराणसी में, तो जनता विकास के मुद्दे पे जा रही है, तो आपका मत किस उस पे जाएगा? जनता को विकास के मुद्दे पे जाना भी चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता विकास के मुद्दे पे सरकारों को चुन रही है, नहीं तो पहले तो जातिवाद के नाम पे ही चुना जाता था। इतने सालों से भारतवर्ष में यही चल रहा था। जिस पार्टी के विषय में अभी आप बात कर रहे थे, उन पार्टी ने तो पूरी तरीके से जातिवाद को बढ़ावा दिया। कितनी भी नौकरियां निकली। हम तो तमाम पार्टियों की बात करेंगे, हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो तमाम पार्टियों की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बता दूं, भाजपा के अलावा बाकी ज्यादातर पार्टियां जो हैं वो जातिवाद की ही बात करती हैं। नहीं, आप अगर थोड़ा खुल के विस्तार से बताएंगे तो दर्शकों को भी समझ में आएगा। विस्तार से बताने का कोई मेरे ख्याल से ये हर किसी को मालूम है कि एक विशेष जाति वर्ग के लिए ही समाजवादी पार्टी काम करती है सबसे ज्यादा। अगर आप देखें तो एक टाइम में ये कहा जाने लगा था कि अगर मुलायम सिंह के परिवार में कोई बच्चा पैदा होता था तो वो लोग बोलते थे कि एसडीएम पैदा हुआ है, क्योंकि एक टाइम जो भर्तियां हो रही थी उसमें सारे यादव लोग ही भर्ती होते थे। तो क्या लगता है कि समाज में भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक राजनीति नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है। अगर हम इस बात को ऐसे ना लें कि अगर किसी अमुक नेता का बेटा को अगर पार्टी ने टिकट दे दिया है तो अगर आप उसको परिवारवाद बोलेंगे तो वो परिवारवाद की परिभाषा सही नहीं है, क्योंकि वो नेता भी उस पार्टी के अंदर उन्होंने इतने सालों तक मेहनत की है तब उनको टिकट मिला है। लेकिन कुछ पार्टियों के अंदर नेता, और ये इस बात की गारंटी नहीं कि वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक दो पार्टियां ऐसी हैं जिनमें मालूम है कि उनका बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। क्या समाजवादी पार्टी के अंदर कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं था जो मुख्यमंत्री बन सकता?
किसी और में योग्यता नहीं है क्या? कांग्रेस में राहुल गांधी के अतिरिक्त किसी में योग्यता नहीं है कि वो अध्यक्ष बन सके? भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा नहीं है। कल कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। कल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा हुआ है। जो रीता बहुगुणा जोशी हैं, उनके बेटे ने जो है कल समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। कहना सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि टिकट को लेकर के बड़ी नाराजगी है। और इस तरह से तमाम सारे बयान आए, तमाम सारे। अभी भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने भी तमाम भाषण दी कि हमारे पिता के ऊपर हमला कराया गया। भारतीय जनता पार्टी जो है कि एक महिला, मैं खुद सांसद हूँ, मेरे ऊपर भी हमला कराया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। किस नजर से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद का ये बयान है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है अगर ये कहा जाए, और जिस पार्टी के लोग नेता, जिस पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं, उसी पार्टी के एक बड़े भारतीय जनता पार्टी की सांसद ये आरोप लगा रही है। वो जिनके संघमित्रा का है, मालूम है, संघमित्रा ने जो बोला है, वो जिनके कहने पर या जिनकी पार्टी में उनके पिताजी गए हैं और जिनके कहने पर वो ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही हैं, उसी पार्टी के एक नेता आजम खान जयाप्रदा के कपड़ों का रंग बताते थे। तो किस पार्टी के अंदर कितना सम्मान है किसी ने के महिलाओं का, ये मेरे ख्याल से जानने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, संघमित्रा आज भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, ये होने के बाद कि उनके पिताजी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या बोल करके एक दूसरी पार्टी में गए 5 साल सत्ता की मलाई चाटने के बाद, फिर भी उनकी बेटी को आज भारतीय जनता पार्टी में पूरा सम्मान मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती, दूसरी कोई पार्टी होती तो अब तक निकाल के बाहर फेंक चुकी होती। तो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे के लिए क्या? रीता बहुगुणा जोशी ने आज भी उन्होंने पेपर में बयान दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में थी, भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगी। मयंक अगर गए हैं तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? हो सकता है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, हो सकता है उनका इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन ये व्यक्तिगत लोगों का निर्णय है, लोगों का व्यक्तिगत सोच है। उनको इस पार्टी में टिकट नहीं मिला, उनको लग रहा है कि उनका दूसरी पार्टी में भविष्य हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है वो दूसरी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर ली हो। हालांकि वहां भी टिकट तो मिलना नहीं है, तो चुनाव खत्म हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं? कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में लगभग क्या आंकड़ा रहेगा? देखिए, सारे जो पार्टी के बड़े नेता लोग हैं वो तो बोल ही रहे हैं कि सरकार 300 पार हम फिर से जाएंगे इस बार। नहीं, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, तमाम लोगों से बात करते हैं, तमाम लोगों की राय मिलती है, तमाम लोगों से चीजें होती हैं। तो क्योंकि बनारस अभी बाकी है, यानी कम मतदान है, तो कम चुनाव प्रचार बंद हो गया है। बनारस तो भाजपा का गढ़ है। खुद मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, खुद बाबा विश्वनाथ यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके भवन का ऐसा पुनरुद्धार हुआ है अहिल्याबाई होलकर के बाद कि आप अगर देखेंगे तो आंखें चुंधिया जाएंगी। ठीक है, तो जो बनारस की जनता है ना, वो बनारस की जनता जिस तरीके से मोदी जी ने बनारस का विकास किया है पूरे क्षेत्र का, तो बनारस की जनता तो उनको भर भर के वोट देगी। तो यहाँ तो कोई प्रश्न ही नहीं है किसी भी प्रकार का। भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतती आई है, सारी सीटें जीतेगी। तो क्या उत्तर प्रदेश में की बात लगभग कितनी सीटें हुई फिर से दोबारा? बात है भाजपा सरकार ही बनेगी। हो सकता है सीटों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हेरफेर हो, लेकिन बहुमत की सरकार बनेगी। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, विपक्ष का कहना है कि अगर मेरी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती तो बिजली, किसानों का मुद्दा और जो है सड़क, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं। जो 2005 में पेंशन बंद हुई थी उसको बहाल करना, समाजवादी पेंशन को बढ़ाना, नरेगा, और तमाम सारे ऐसे उन्होंने घोषणा पत्र में अपना किया। तो क्या लग रहा है कि, और दूसरी बात देखा कि मेरी सरकार बनती है तो ये तुरंत लागू कराएंगे? देखिए, जनता की जो याददाश्त है ना, वो इतनी कमजोर नहीं है कि वो 5 साल पुरानी चीजें याद ना कर पाए। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में बिजली आती ही नहीं थी। बिजली केवल आती थी सैफई में, बिजली आती थी रामपुर में, कन्नौज में। बाकी जगह बिजली कितनी देर नहीं आएगी ये होता था। इन्वर्टर और बैटरी की सेल कितनी थी आपको पता है। अभी पिछले 5 सालों में तहसील स्तर तक अच्छी खासी बिजली आती है, तो बिजली की कोई कमी नहीं रही।
तो एक तो ये विकास हुआ। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की इतनी बुरी स्थिति थी कि लोगों को अपने बच्चों को उत्तर प्रदेश के बाहर भेजना पड़ता था पढ़ने के लिए। वो स्थिति के अंदर आज सुधार हो गया है, कोई पलायन नहीं हो रहा है। तीसरी बात, सड़कों का ऐसा जाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया है। आप देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, सुल्तानपुर से जो है एक्सप्रेसवे बन रहा है, हाईवे बन रहा है, कितने सारे हाईवे बनाए हैं सरकार ने हर जगह। बनारस में देख लीजिए, जहां लोग सोचते थे कि गलियों का शहर, वो भी आज सड़कें चौड़ी चौड़ी हो गई हैं। तो जितना विकास इस पार्टी ने कर दिया है, उतनी दूसरी किसी पार्टी की सोच में भी नहीं है कि हम इतना विकास करेंगे, क्योंकि जो लोग आएंगे वो पहले अपने घर भरेंगे। क्योंकि इन पार्टियों की, इनके नेताओं की पृष्ठभूमि आप देखिएगा कि ये अतीत में क्या थे और आज क्या हो गए हैं। आखिर जो इतनी कमाई हुई है वो आई कहाँ से है? ठीक है, तो जो आज योगी हैं वो योगी हैं, वो कमा नहीं रहे हैं, मोदी कमा नहीं रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए सत्ता कमाने का साधन है, कुछ लोगों के लिए सत्ता समाज सेवा का साधन है। तो अब ये तो जनता अच्छी तरीके से समझ रही है कि कौन उसकी सेवा करेगा और कौन अपनी सेवा करेगा। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि इस जो है ब्राह्मण, अगर हम ब्राह्मण पे आ जाए, क्योंकि ब्राह्मण की बात करें, क्योंकि ब्राह्मण जिस ओर गिरता है, जिस ओर जाता है, जिस ओर समर्थन करता है, कहा जाता है कि सरकार एक अहम भूमिका बना देता है। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण किस ओर जा रहा है? क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहा है या नहीं? क्यों ब्राह्मण ही सारे वर्ग, सारे वर्ग की तो हम बात कर चुके हैं। अब हमें ये बात करनी कि ब्राह्मण जैसे एक बड़ी भूमिका रहती है ब्राह्मणों की, सर्वोपरि कहा जाता है, तमाम सारे स्टेट में सभी लोगों ने ब्राह्मण की बात की। तो हम ब्राह्मण की बात करना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है ब्राह्मण है उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ? विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण वर्ग नाराज है। क्या लग रहा है? ऐसा केवल विपक्ष का आंकलन है। ब्राह्मण हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। एक ब्राह्मण संगठन के बड़ा संगठन है, जो उनके अध्यक्ष ने कहा है कि 700 ब्राह्मणों की योगी ने हत्या करवा दी है। उसका स्टेटमेंट है मेरे पास और सारी चीजें हैं। क्या लग रहा है कि कहां तक सही है ब्राह्मण? भारतवर्ष में कानून का राज चलता है, भारतवर्ष में डिक्टेटरशिप नहीं है। योगी किसी की हत्या करवा दें, ऐसा भारतवर्ष का कानून किसी को भी परमिशन नहीं देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो गलत काम करेंगे वो अपने आप को जाति से ब्राह्मण भले ही बोलें, पर वो कर्म से ब्राह्मण नहीं है। आपको कर्म से ब्राह्मण होना पड़ेगा। तो अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, सही काम करेंगे तो सजा नहीं मिलेगी। मैं भी तो ब्राह्मण हूं, मैं तो आप बोल ही रहा हूं कि हम भाजपा के साथ हैं। तो जो पार्टी देश के लिए काम करेगी, जो पार्टी समाज के लिए काम करेगी, हमारा समर्थन उसको है। बाकी मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का ना तो कार्यकर्ता हूँ ना पदाधिकारी हूँ, लेकिन मुझे उनकी नीतियों में विश्वास है, इसलिए हमारा समर्थन उनके साथ। इस बार कितनी सीटों के साथ आएगा? इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी और बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी लेके आएगी। तो आप देख सकते थे कि हमारे साथ जो है समाज सेवी सर अवस्थी जी थे, और बनारस में इनसे हमने कुछ चर्चाएं की, बात की, ग्राउंड जीरो से बात की। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुमत की सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को किसका राज तिलक होगा। संदीप अवस्थी के साथ, कैमरामैन विशाल के साथ संदीप अवस्थी की खास रिपोर्ट।